हेलो बच्चों, आज हम किसी भी चैप्टर का डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम सबको पता है कि नीट एग्ज़ाम के ओवरऑल 65 डेज़ बचे हैं। आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। इस वीडियो लेक्चर में हम आपको 65 डेज़ की स्ट्रेटजी बताएंगे कि इस बचे हुए टाइम को कैसे मैनेज करना है। नीट एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि ओवरऑल पेपर्स में 3 सब्जेक्ट्स पूछता है। बायोलॉजी जो कि पूरा कंप्लीट वहाँ पे काउंट होता है, ऐसा नहीं होता है कि जूलॉजी और बॉटनी के अलग अलग क्वेश्चन, नहीं, कंप्लीट बायोलॉजी पूछता है, इसीलिए बायोलॉजी हुआ, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो बायोलॉजी का जो सेक्शन होता है वो ओवरऑल 50% पेपर को कवर करता है। कितना? ओवरऑल 180 में से 90 क्वेश्चंस आते हैं, तो 50% पेपर को कवर करता है। इसीलिए बायोलॉजी जितना इजी है उतना ही इम्पोर्टेंट भी होता है। बाकी दो बचे हुए सब्जेक्ट केमिस्ट्री और फिजिक्स जिसमें 45 क्वेश्चन पूछता है, तो दोनों को मिला करके ओवरऑल कितना बनता है? 360 मार्क। क्लियर? तो यहाँ पे बायोलॉजी 360 मार्क को कवर कर रहा है, वहाँ पे देखो केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला के 360 मार्क को कवर कर रहा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ हो रही है? बायोलॉजी ईजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो टोटल पेपर जो होता है वो ओवरऑल 720 मार्क्स का होता है। और सिलेबस की अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि 87 चैप्टर्स को हमें कवर अप करना होता है 1 ईयर के अंदर। क्लियर? 1 ईयर से भी कम टाइम रहता है, उसमें हमको टोटल चैप्टर्स कितने कवर करने रहते हैं? 87। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को मिला के जो टोटल चैप्टर्स हैं वो कितने हैं? 87। फिजिक्स में कितने होते हैं? 30 चैप्टर, केमिस्ट्री में 25 एंड बायोलॉजी में टोटल मिला के जूलॉजी बॉटनी के 32 चैप्टर्स। तो कितने हो गए? 87 चैप्टर्स को हमें कवर अप करना रहता है। लेकिन 87 चैप्टर को अच्छे से कवर करने के लिए अब सफिशियंट टाइम बिल्कुल नहीं है। तो हम अब वेटेज वाइज चैप्टर को पढ़ेंगे। जो हाई वेटेज हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं उनको पहले पढ़ेंगे। तो ये कैसे जानेंगे कि हाई स्कोरिंग चैप्टर कौन है? तो हम आपको बताएंगे कि हाई स्कोरिंग चैप्टर्स कौन कौन है। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स का ये सिलेबस लगा हुआ है। तो फिजिक्स के सिलेबस की अगर बात करते हैं तो इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किस चैप्टर से पूछे जाएंगे? तो इसमें सबसे पहले आपको क्या कवर करना है? यूनिट एंड डायमेंशन, जिससे बहुत ही ईजी क्वेश्चंस आते हैं और 2 क्वेश्चन पूछता है। काइनेमेटिक्स से 2, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 2 क्वेश्चंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लेता है। इलेक्ट्रो से पूछता है 2 क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स से क्या होता है? फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़े इधर उधर टिपिकल क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, तो 4 से 5 क्वेश्चंस पूछता है। मॉडर्न फिजिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पूरा चैप्टर है, उसमें 5 क्वेश्चंस पूछता है। सेमीकंडक्टर से 2 क्वेश्चंस और मेनली लॉजिक गेट से आते हैं मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ओवरऑल यहाँ पे 25 से 26 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे फिजिक्स के लिए। तो पहले इन चैप्टर्स को हमें पहले करना है। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दूसरा सब्जेक्ट जो है वो है हमारा केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में 3 पोर्शन होते हैं, एक तो इनऑर्गेनिक, दूसरा ऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो 80% है: केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, एटॉमिक स्ट्रक्चर, हाइड्रोकार्बन्स, बायोमोलिक्यूल्स एंड रेडॉक्स और मोल। ये चैप्टर्स आपको सबसे पहले कवर करना है और इसको कवर अप करने के साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है अप्रॉक्सीमेटली 28 ईयर्स के PYQ नीट के। अब बात करते हैं हम बायोलॉजी में। तो बायोलॉजी में जो 90% सिलेबस होता है ना पेपर, इसमें तुम एक भी चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हो। ये हाई स्कोरिंग चैप्टर्स होते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि एक चैप्टर को हमने छोड़ दिया। तो इसमें सारे चैप्टर्स को तुमको अच्छे से करना है, रीड करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहना है। यहाँ पे अब हम बात करेंगे सिलेक्शन स्ट्रेटजी क्या है। हमने ओवरऑल सब्जेक्ट को बता दिया है कि कौन से सब्जेक्ट के कौन कौन से चैप्टर्स जो हैं हाई वेटेज हाई स्कोरिंग चैप्टर्स हैं, तो उनको कवर अप करना है। लेकिन अब कवर अप कैसे करना है वो स्ट्रेटजी हम आपको बताएंगे। और आपने अगर 100% उसको फॉलो कर लिया, ये 65 दिन, ये 65 डेज़ अगर आपने उसको 100% फॉलो कर लिया ना, तो आप यकीन मानिए कि सेलेक्ट होने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट की बात करेंगे वो है बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी जो है वो 50% पेपर को कवर करता है, इसीलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में आपको कैसे करना है? डेली एक चैप्टर करना है, रीड करना है, याद करने की कोशिश मत करना। आप उस चैप्टर को रीड करिए फोकस्ड होकर, 1 या 1.5 घंटे लगेगा उस चैप्टर को पढ़ने में आपको। और जब पेपर कंप्लीट हो जाए तो अप्रॉक्सीमेट 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। एक चैप्टर को कितने घंटे में करना? 1 से 1.5 घंटे में, और उसके बाद 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है। फिर नेक्स्ट डे क्या करना है? ये जो पहले दिन हमने चैप्टर पढ़ा था ना, तो जब सेकेंड डे क्या होगा,
10 से 15 मिनट के अंदर ये जो चैप्टर पहले दिन हमने कवर किया था उसको हम रिवाइज करेंगे। उसका रिवीजन हो जाए 10 से 15 मिनट तक ही करना है, ऐसा नहीं कि 1.5 घंटे तक रिवीजन कर रहे हैं। क्लियर? तो 10 से 15 मिनट उसका रिवीजन करना है। अब रिवीजन जब हो जाए तो नेक्स्ट डे जो नेक्स्ट चैप्टर को उसको करना है। जब वो चैप्टर हो जाए तो उसके 50 क्वेश्चन कर लेना। ये बायो के लिए हो गया। अब हम बात करेंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स की। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में बिल्कुल सेम ही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। कैसे? हाई वेटेज चैप्टर्स को पहले कवर करना है और वो हर एक दिन एक एक चैप्टर कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि अब टाइम पीरियड हमारे पास बहुत ही कम है। एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसके 28 ईयर के PYQ कंप्लीट करना है उसी दिन। ये फिजिक्स में भी करना है और केमिस्ट्री में भी करना है। क्लियर? टारगेट ओरिएंटेड स्टडी। टारगेट ओरिएंटेड का मतलब क्या है? सोने से पहले में प्लान बनाना है नेक्स्ट डे कि कौन सा चैप्टर करना है। ये नहीं कि सो के उठ रहे हैं तब डिसाइड करना है कि हमको आज ये चैप्टर करना है, तो फिर बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो टारगेट ओरिएंटेड स्टडी करना है, टारगेट पहले से बना के लिखना है, लिख लेना है कि कौन सा चैप्टर करना है नेक्स्ट डे हमारा। ठीक है? नो मोर बैकलॉग। अब बैकलॉग तो बिल्कुल नहीं रखना है। जो चीज़ें क्लियर नहीं तुरंत उनको ख़त्म करना है, क्लियर करना है। बैकलॉग से काम नहीं चलेगा क्योंकि टाइम अब लिमिटेड है। डोंट स्किप मॉक टेस्ट। इसको हमने हाईलाइट वे में इसलिए लिखा है कि मॉक टेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है सिलेक्शन के लिए। तो मॉक टेस्ट को बिल्कुल नहीं स्किप करना है। और इट डजेंट मैटर हाउ मच यू स्कोर। आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये मैटर नहीं कर रहा है। आप हर एक टेस्ट में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं ये मैटर कर रहा है। और किसी को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, फ़र्क सिर्फ तुमको पड़ना चाहिए। ठीक है? और जब टेस्ट हो जाना तो उससे भी, टेस्ट देने से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ है? टेस्ट को सीरियसली दीजिए और उसकी एनालिसिस ज़रूर कीजिए टेस्ट के बाद। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आप टेस्ट दे रहे हैं और एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप 3 घंटे वेस्ट कर दिए। इसीलिए एनालिसिस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है टेस्ट देने से ज़्यादा। क्लियर? हमने आपको ओवरऑल 65 डेज़ की स्ट्रेटजी तो बता दी और अब रही काम की बात। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपडेटेड वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।